नमस्ते बच्चों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 विषय इतिहास अध्याय 4 उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि जनजातीय समाज किस प्रकार का था, जनजातीय लोगों का जीवन किस प्रकार का था, वे लोग किस प्रकार से अपना जीवन बसर करते थे, अंग्रेज़ों के आने के पश्चात अंग्रेज़ों की नीतियों का जनजातीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, उन्हें किस प्रकार से शोषित किया गया, जनजातियों के द्वारा कौन कौन से विद्रोह हुए, उस विद्रोह का क्या प्रभाव पड़ा, इन सारे तथ्यों पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं आदिवासी या जनजातीय समाज। जनजातीय समाज के लोग को आम भाषा में आदिवासी कहा जाता है। आदिवासी से तात्पर्य है आदि और वासी, यानी कि आदि में पुराना, वासी यानी कि निवास करने वाले, यानी कि पुराना निवासी, पुराने समय से वास करने वाले। तो इस महाद्वीप में सबसे पुराने समय से आदिवासी लोग ही रह रहे हैं, जिसके कारण इनको आदिवासी कहा गया। आदिवासियों की एक मुख्य विशेषता होती है, इनका एकाकी जीवन होता है और अन्य लोगों से अंतराकर्षण का अभाव होता है, यानी कि ये लोग सुदूर जंगलों में रहना पसंद करते हैं और इनका जीवन जो होता है वह एकाकी होता है। जनजातीय समाज का जीविका का मुख्य साधन उस समय जो था वह जंगल था, यानी कि इनकी जीविका जंगल पर आधारित थी, यानी कि इनकी जितनी आवश्यकताएं थी उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति जंगल से ही होती थी। इनका संपूर्ण जीवन जो है सो जंगलों पर निर्भर था। जंगलों को वो साफ करके खेती का कार्य करते थे और खेती जो है सो मैदानी क्षेत्रों में परंपरागत ढंग से खेती की जाती थी, जिसमें हल बैल का प्रयोग करते थे और मुख्य रूप से ये लोग जो है धान, गेहूँ, मक्का, दलहन आदि फसलों को उपजाया करते थे। पहाड़ी क्षेत्रों में झूम खेती की जाती थी। झूम खेती को स्थानांतरित कृषि, घुमंतु कृषि भी कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि में ये लोग क्या करते थे, जैसे ये मान लीजिए जंगल है, ये जंगल को वो साफ करते थे। साफ करने के बाद इस जंगली क्षेत्र में, यानी कि ये जंगल था, जंगल को साफ किए, साफ करने के बाद यहाँ पर फसल बोते थे। 2-3 वर्षों तक यहाँ पर कृषि का कार्य करते थे। जब यहाँ पर मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी तो इस स्थान को वो छोड़ देते थे और दूसरे स्थान पर फिर जंगलों को साफ करते थे। जंगलों को साफ करने के पश्चात फिर यहाँ पर फसल बोते थे और 2-3 वर्षों तक यहाँ भी फसलों का उत्पादन करते थे। उसके बाद फिर दूसरे जगहों पर चले जाते थे। इस प्रकार जो है सो वह स्थान बदलते रहते थे और पुनः कुछ वर्षों के बाद वह पुराने क्षेत्र में चले आते थे, जहाँ फिर से जंगल उग जाता था और वहाँ पर फिर से कृषि कार्य करने लगते थे। इस प्रकार जो है सो वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थान बदल बदल के, जैसे यहाँ खेती किए, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ से यहाँ आ गए, यानी कि स्थान बदल बदल के कृषि करते थे, जिसके कारण इसको स्थानांतरित कृषि या घुमंतु कृषि कहा जाता था। भोजन के अलावे जंगलों से उन्हें जो है जलावन की लकड़ी की प्राप्ति हो जाती थी, घर बनाने के लिए लकड़ी की प्राप्ति होती थी। इसके अलावे उन्हें कंद, मूल, फल, शहद, जड़ी बूटियाँ आदि मिलती थी, यानी कि ज़रूरत की उनकी जितनी सामानें थी वह जो है सो जंगलों से अधिकांशतः मिल जाती थी और ज़रूरत के लिए कुछ सामानों को वो बाज़ार में भी बेच देते थे, जैसे जड़ी बूटियाँ हो गया, फल हो गया, शहद हो गया, जो आसपास के बाज़ारों में बेच देते थे और उसको बेचने के पश्चात जो पैसा होता था उससे वह अन्य आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते थे, जैसे नमक हो गया या अन्य कुछ सामान जो उन्हें जंगल से प्राप्त नहीं होता था, वह सामान जो है सो वह
खरीदते थे जो पैसा उनके पास आता था। तो इस प्रकार जो है सो जंगलों से उनके जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। इसके साथ ही वह कृषि एवं पशुपालन का भी कार्य क्या करते थे। पशुपालन, उसके बाद वह शिकार भी करते थे और टोली में या समूह में वह विभिन्न छोटे छोटे जानवरों का शिकार करके भी अपना भोजन जुटाते थे। उसके अलावे वन पर आधारित, जंगल पर आधारित जो है सो छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी थे, जैसे जंगल पर आधारित हाथी दांत, बांस आदि के सामान, रबर, गोंद आदि का व्यापार वह क्या करते थे, घरों में चटाई बनाने, बुनाई करने, वस्त्र बनाने आदि का भी काम करते थे। कुछ क्षेत्रों में जो है सो रेशम और लाख के कीड़े का पालन भी आदिवासी लोगों के द्वारा करते थे। लेकिन वे लोग जो है सो जंगलों को सदा रक्षा करते थे, यानी कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति जंगल से करते थे, लेकिन जंगलों को वो लोग बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते थे, जंगलों की रक्षा करते थे। अब जब अंग्रेजों का यहाँ पर आगमन हुआ और जब उन्होंने भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन लाया, उसके बाद उनका नज़र जो है सो जंगली क्षेत्रों पर, यानी कि जो जंगली इलाका था, जो वन वाला क्षेत्र था, वहाँ पर पहुँचा, जो इनका प्राकृतिक निवास स्थान था, यानी कि जनजातियों का जो प्राकृतिक निवास स्थान था, जो जंगली क्षेत्र में वो लोग रहते थे, वहाँ पर अब अंग्रेज़ों की नज़र पहुँची और वहाँ पर भी, उन क्षेत्रों में भी उन्होंने अपना प्रभाव स्थापित करने लगे और प्रभाव स्थापित करके भूमि व्यवस्था यानी कि लगान व्यवस्था वहाँ भी शुरू की और सालाना लगान की राशि तय कर दी। तो सालाना लगान की राशि तय करने के कारण जो है सो अब आदिवासी समाज को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लगान की राशि ज़्यादा होती थी, लगान की ज़्यादा राशि होने के कारण वह लगान नहीं चुका पाते थे। जब वह लगान नहीं चुका पाते थे तो लगान नहीं चुका पाने के कारण उन्हें कर्ज लेना पड़ता था। कर्ज वह शाहूकारों से लेते थे। तो उनके क्षेत्रों में अब महाजनों, शाहूकारों का भी प्रवेश हुआ और महाजनों और शाहूकारों के द्वारा उनको कर्ज दिया जाता था। क्योंकि ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, जिसके कारण महाजन, सेठ, सूदखोर ये सब जो है सो उसका फ़ायदा उठाते थे और इनको जो कर्ज देते थे, कर्ज नहीं चुकाने की स्थिति में जमीन उनका नीलाम कर लेते थे और उन्हें बंधुआ मजदूर की तरह कार्य करने के लिए विवश करते थे। बंधुआ मजदूर किसको कहा जाता है? तो बंधुआ मजदूर कहा जाता है कर्ज चुकाने के लिए बिना वेतन के मालिक के ज़मीन पर तब तक काम करते हैं जब तक कि कर्ज की रकम सूद समेत न चुका जाए। यानी कि जब वह बंधुआ मजदूर हो जाते हैं तो बिना पैसा का, बिना वेतन का उसके यहाँ काम करते हैं और जब तक उनका जो कर्ज दिया गया वह सूद सहित वापस नहीं हो जाता है तब तक उनके ज़मीन पर इनको काम करना पड़ता था। इसके अलावे उन्हें बेगारी भी करनी पड़ती थी। बेगारी कहते हैं बिना वेतन या मजदूरी का जो काम किया जाता है उसको बेगारी कहते हैं। तो अब इनका ज़मीन जो है सो वो तो छीनने ही लगा, जो इनका प्राकृतिक आवास था वह भी छीनने लगा और इनको बड़े पैमाने पर जो है सो शोषण किया जाने लगा। दूसरी ओर अंग्रेज जो है सो जंगल का अब व्यापार करने लगे, यानी कि रेल लाइन बिछाने, कारखाना, जहाज, इमारतों के निर्माण के लिए इनको लकड़ी की आवश्यकता थी। तो लकड़ी की आवश्यकता थी जिसके कारण जंगलों की बड़े पैमाने पर कटाई की जाने लगी। यह कटाई जो है सो ठेकेदारों के द्वारा किया जाने लगा और ठेकेदार के द्वारा जो है सो बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा गया और इससे उनको बहुत आमदनी होती थी। यानी कि सरकार के साथ साथ ठेकेदार को भी लाभ होता था और बड़े पैमाने पर जंगल काटे जाने के कारण जो है सो जंगलों की संख्या कम होने लगी। तब जो है सो अंग्रेज़ों को भी ये बात का एहसास हुआ
कि अब आगे के लिए लकड़ी कहाँ से आएंगे, तो इसके लिए उन्होंने 1864 में जो है सो वन विभाग की स्थापना की, और वन विभाग की स्थापना करने के बाद उन्होंने 1865 ईस्वी में वन अधिनियम बनाया। वन अधिनियम बनाने के तहत जो है सो वृक्षारोपण की सुरक्षा तथा नए वृक्ष लगाने की व्यवस्था की गई। पुराने जंगलों को बचाने के लिए प्रयास किया गया। इस प्रयास के दौरान ये हुआ कि अब आदिवासी लोगों को जंगल में प्रवेश करने पर रोक लगा दिया गया, यानी कि 1978 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून के तहत जंगलों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। जंगलों को दो भागों में विभाजित किया गया। एक आरक्षित रिजर्व वन था, यहाँ पर जो है सो आदिवासियों को जंगल जाने से रोका गया, वन उत्पाद प्राप्त करने से रोका गया, यानी कि आरक्षित वन में अब आदिवासी लोग नहीं जा सकते थे, वहाँ उनको जाना वर्जित कर दिया गया। और दूसरा संरक्षित जंगल था, जहाँ पर उन्हें जाने की तो छूट दी गई, काम की सामान लाने की छूट दी गई, लेकिन वह जंगल को नहीं काट सकते थे, जंगल को नुकसान नहीं पहुँचा सकते थे। तो इन पर जो है सो एक तरह से जो इनका प्राकृतिक आवास था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इन नियमों का जो है सो आदिवासियों के जनजीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। उनका जीवन जीना जो है सो मुश्किल हो गया। आदिवासियों का जनजीवन क्या हो गया? मुश्किल हो गया। अब उनको जीवन यापन करना भी मुश्किल हो गया। अब यह काम की तलाश में, यानी कि वहाँ पर उनका जीविका चलाना मुश्किल हो गया, तब ये काम की तलाश में अब दूर जाने लगे। इन्हें जो है सो चाय बागानों एवं कारखानों में काम करने के लिए दूर जाना पड़ा, यानी कि जैसे चाय बागान असम में था तो इनको चाय बागान में वहाँ पर जाना पड़ गया। और वहाँ पर भी, यानी कि चाय बागानों में, कोयला खदानों में भी बड़े पैमाने पर इनका शोषण किया जाता था। आर्थिक एवं शारीरिक शोषण किया जाता था। ठेकेदारों के यहाँ भी ये नौकरी करते थे, वहाँ भी इन्हें बेगारी करना पड़ता था। साहूकार के यहाँ इन्हें बंधुआ मजदूर बनना पड़ा। और इसी बीच ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ, जो अपना धर्म प्रचार के लिए आए थे, तो इसके द्वारा बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन किया गया और उसके द्वारा भी इनका बड़े पैमाने पर शोषण किया गया। एक तरह से आदिवासियों का जनजीवन अब बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसका ये प्रभाव पड़ा कि अब जंगल, यानी कि आदिवासी क्षेत्रों में जो बाहरी लोग आए थे, जिसे दीकू कहा जाता था, यानी कि गैर आदिवासी सेठ महाजन जो अधिक ब्याज पर ऋण देते थे और उनका शोषण करते थे, ये सभी दीकू कहलाते थे। तो अब इनके मन में दीकुओं के प्रति, यानी कि जो इनका शोषण कर रहे थे, चाहे वह अंग्रेज हो, साहूकार हो, जब महाजन हो, उनके प्रति इनके मन में रोष उत्पन्न हुआ और यह धीरे धीरे विद्रोह के रूप में परिवर्तित हुआ। और देश के विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासियों का विद्रोह देखने को मिला। इस विद्रोह में अगर देखेंगे तो असम में अहोम विद्रोह, गारो विद्रोह, नागा विद्रोह, खासी विद्रोह आदि देखने को मिलता है। बंगाल में आपका सन्यासी विद्रोह देखेंगे, च्वार विद्रोह देखेंगे, हो विद्रोह। बिहार में जो है सो आप देखेंगे संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ताना भगत विद्रोह। तो इस प्रकार जो है भूमिज विद्रोह, इस प्रकार जो है सो तत्कालिक बिहार, यानी कि अभी के झारखंड में संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ताना भगत विद्रोह आदि देखने को मिलता है। पश्चिम भारत में भील का विद्रोह, कोली विद्रोह, यानी कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासियों के द्वारा विद्रोह होने लगा, जो आगे चल के स्वतंत्रता संघर्ष में सम्मिलित हो गया। यानी कि अपने उन क्षेत्र में, यानी कि जंगली क्षेत्रों में इनका जो शोषण किया गया, इनके जीवन यापन पर जो प्रभाव पड़ा, उसके कारण इनके मन में रोष उत्पन्न हुआ और जिसके कारण जो है सो विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह हुआ। तो इस पाठ में हम लोग मुंडा विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। और मुंडा विद्रोह जो है सो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म जो है सो 15 नवंबर 1874 ईस्वी को छोटा नागपुर पनमंडल के तमार थाना अंतर्गत उली हातू गांव के चलकंद में हुआ था। पिता का नाम इनका सुगना मुंडा था, माता का नाम कदमी था।
1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने कुल देवता सिंगबोगा से एक नए धर्म के प्रतिपादन करने की प्रेरणा मिली और इन्होंने अपने समाज को संगठित करने का प्रयास किया। उस समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ थी उसे दूर करने का प्रयास किया और उसे संगठित करके अपने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया। 25 दिसंबर 1889 ईस्वी को बिरसा ने पहला आक्रमण ईसाई मिशनरियों पर किया, क्योंकि ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो है सो बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन का कार्य किया जा रहा था। इसके साथ ही इनका बड़े पैमाने पर शोषण का कार्य किया जा रहा था, जिसके कारण 25 दिसंबर 1889 ईस्वी को बिरसा ने पहला आक्रमण ईसाई मिशनरियों पर किया। 2 जून 1900 ईस्वी में जो है सो इनके हैजा से जेल में ही मृत्यु हो गई, यानी कि आंदोलन के दौरान इन्हें जो है सो पकड़ के बंदी बना लिया गया था और इन्हें जेल में डाल दिया गया था। 2 जून 1900 को इनकी जेल में ही मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु होने के बावजूद भी इन्होंने अपने समाज को संगठित किया, उसे जगाया, उसे प्रेरित किया, जिसके कारण जो है सो इस समाज के लोग जो है अपने हक के लिए आंदोलन इन्होंने चलाया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ इनका आंदोलन चलता रहा, जो बाद में कांग्रेस के नेतृत्व में चलाए जा रहे राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन गया। आगे चल के जो है 1902 में गुमला तथा 1905 में खूंटी अनुमंडल का निर्माण हुआ, जो इन्हीं के विद्रोह का परिणाम था। आदिवासी किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में बनाया गया। इस आंदोलन से जनजातीय समाज को संरक्षण प्राप्त करने का प्रयास किया गया। दूसरा जो है आंदोलन उत्तर पूर्व भारत में जेली यांग रांग आंदोलन, यानी कि उत्तर पूर्व भारत मणिपुर नागालैंड के क्षेत्र में जलियांग रांग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है सो सन 1891 ईस्वी में जब मणिपुर के युवराज टिकेंद्रजीत सिंह की फांसी पर चढ़ाकर अंग्रेजों ने हत्या करके मणिपुर के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, उसके पश्चात जो है सो नागाओं के द्वारा एक विद्रोह हुआ जिसे जलियांग रांग विद्रोह कहते हैं। यह विद्रोह जो है सो मणिपुर क्षेत्र में 3 जनजातियां, नागा की 3 जनजातियां, यानी कि नागा जनजाति के 3 मुख्य कौन थे? 3 इनमें जेमई, लियांगमई और रांगमई, यानी कि ये नागा जनजाति की उपजातियां हैं, जिसमें जेमई, लियांगमई और रांगमई था। ये तीनों नागा जनजाति हैं। इन्हीं के नाम पर, यानी कि जेली यांग रांग, यानी कि तीनों से मिला के ये आंदोलन आपका बना जेली यांग रांग आंदोलन, जो मणिपुर के क्षेत्र में हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता जो थे जादो दांग थे। जादो दांग ने 1920 ईस्वी में इस विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्होंने नागा राज्य की स्थापना का प्रयास किया, लेकिन 29 अगस्त 1929 को उनको फांसी की सजा दे दी गई। उसके बाद उनकी चचेरी बहन जो थी गिडाल्यू, उन्होंने इस आंदोलन को जारी रखा। 1932 ईस्वी में इन्हें भी आजीवन कारावास की सजा दी गई और जब देश आज़ाद हुआ तो 1947 ईस्वी में इनकी रिहाई हुई। यह आंदोलन जो है उस क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हुआ। नागा जनजाति किसी भी कीमत पर अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना चाहते थे, जिसके कारण 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य की स्थापना की गई। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य की स्थापना की गई। संविधान में उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर आदि में आदिवासियों को आंतरिक मामले में स्वायत्तता दी गई। और अगर हम झारखंड के क्षेत्र में देखेंगे, यानी कि जनजातीय लोगों की क्षेत्रीय पहचान के लिए जो है
सो 15 नवंबर 2000 को बिहार का विभाजन कर भी झारखंड राज्य बनाया गया। तो जनजातीय आंदोलन में महिलाओं की भी बहुत भूमिका रही, जिसमें बिरसा मुंडा की महिला साथी साली और चंपी का नाम आता है। ताना भगत आंदोलन में भी जतरा भगत के साथ लिथो राव का नाम आता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में गिडाल्यू का नाम आता है। आपके गौंड क्षेत्रों में राजमोहनी देवी का नाम आता है। यानी कि महिलाओं ने भी जनजातीय आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इन्होंने इनका जनजातीय आंदोलन आगे चल के स्वतंत्रता संघर्ष में भी सहयोग किया। यानी कि स्वतंत्रता संघर्ष का में इन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया। तो जनजातीय आंदोलन का अपना महत्व है, यानी कि इन लोगों ने अपने हक की लड़ाई के लिए आंदोलनरत रहे। तो ये इस पाठ के महत्वपूर्ण तथ्य थे जिसका हम लोगों ने अवलोकन किया। अगले दिन इसी पाठ के प्रश्न उत्तर को हम लोग करेंगे। धन्यवाद।